हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 9 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के भार का कितना गुना होता है। ऑप्शन को देखेंगे 1/6 गुना, 6 गुना, 9.8 गुना और 10 गुना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। लेकिन अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार पूछे तो चंद्रमा के भार का 6 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 36 kg है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 36 kg है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को घबराने की बात नहीं है कि चंद्रमा हो चाहे पृथ्वी हो, द्रव्यमान हर जगह समान होता है। इसलिए चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 36 kg, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि पक्षियों के हृदय होते हैं 2 कक्षीय, 4 कक्षीय, 3 कक्षीय और 1 कक्षीय। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि पक्षियों के हृदय 2 कक्षीय होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, 2 कक्षीय। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन से प्राणी केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और प्रोटोजोआ। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि केचुआ जो है एनेलिडा वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एनेलिडा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन पौधे के सभी भागों तक भोजन पहुंचाता है। निम्न में से कौन पौधों के सभी भागों तक भोजन पहुंचाता है। ऑप्शन को देखेंगे, जाइलम, फ्लोएम, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा कि पौधे के सभी भागों तक भोजन पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है, जबकि जल पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है, यानी कि 273.15 केल्विन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, कोलाइड के कौन से गुणधर्म असत्य है। कोलाइड के कौन से गुणधर्म असत्य, यानी कि यहाँ पे इसके गुणधर्म दिए हुए हैं। इन गुणधर्मों में से आपको को छांटना है कि कौन सा गुणधर्म असत्य है, यानी कि गलत है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन 1 को देखेंगे कि यह एक विषवांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल करता है। यह अस्थायी होते हैं, बिल्कुल गलत। ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, यानी इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। चौथा नंबर में है, इसके मिश्रण को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि नमक और कपूर ये दोनों ऊर्ध्वापातित पदार्थ है। तो ऊर्ध्वापातित पदार्थ, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं या तो फिर अलग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टार्च का विलयन। ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, जल से बर्फ बनना, भोजन का पचना, मोमबत्ती का पिघलना। तो प्यारे बच्चों, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है और भोजन का पचना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ये दोनों मेरे ख्याल से हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये दोनों हो जाएंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगला देखेंगे, 90 ग्राम जल में मौजूद मोलों की संख्या है। 90 ग्राम जल में मौजूद मोलों की संख्या है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग जानते हैं कि 18 ग्राम है ना, 18 ग्राम जल में 1 मोल होता है। तो यहाँ पे 90 ग्राम है, तो 90 को 18 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका 5 मोल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 5 मोल। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है,
तो उस तत्व है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में 2, इसके बाद 8, इसके बाद 4, तो 2 8 10 10 4 14, परमाणु संख्या 14 वाले कौन हो जाएंगे? तो मैग्नीशियम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट देखेंगे कि एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। तो एम कक्षा की बात करें, एम तीसरे नंबर में आता है, तो 2 × 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 9 दूना 18। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18, यानी कि एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होगी वो 18 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियन। तो प्यारे बच्चों, नाभिक में हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? यानी किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्सेनिक के समस्थानिक, कोबाल्ट के समस्थानिक, सोडियम के समस्थानिक और क्लोरीन के समस्थानिक। तो प्यारे बच्चे, आप सबको पता है कि कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, जबकि अगर घेंघे के उपचार की बात किया जाए तो वहाँ पे आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, किसी तरंग के गर्त की गहराई को कहा जाता है। किसी तरंग के गर्त की गहराई को कहा जाता है आयाम, आवृत्ति, परिमाण और विस्थापन। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस गुण के कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है? निम्न में से किस गुण के कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तारत्व के कारण। ठीक है, आप लोग को पता है कि लड़कियों की आवाज लड़कों की अपेक्षा सुरीली होती है। क्यों? क्योंकि लड़के का तारत्व अधिक होता है। जिसमें तारत्व अधिक होगा वो पतला सुनाई देगा, जबकि जिसका तारत्व कम होगा वो मोटा सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो वह ताप जिसको हम लोग गलनांक कहते हैं। क्या कहेंगे? गलनांक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, यानी कि द्रव से वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक। नेक्स्ट देखेंगे, ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर क्या मापता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई चाल, गति की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ओडोमीटर गाड़ी में लगा रहता है, जो कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, त्वरण का एसआई मात्रक लिखें। त्वरण का एसआई मात्रक, तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग को ये भी पूछा जाता है कि त्वरण कैसी राशि है? तो प्यारे बच्चों, आप सब याद रखिएगा, त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश। और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। ये भी याद रखिएगा कि मंदन किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूटन की गति के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है? न्यूटन के गति के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है? हाँ, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। देखिए, न्यूटन ने गति के लिए 3 नियम दिया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, इसके द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और इसके तृतीय नियम से बल की प्रकृति पता होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। ठीक है, और न्यूटन ने अपने गति के प्रथम नियम में बताया था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, और यदि वह गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गति के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ दे दिया है कि गति के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक, बल का परिभाषा, बल की प्रकृति, सभी। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जस्ट पहले बताया कि गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि F = m × a। ठीक है,
तो बल का व्यंजक गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है और बल की प्रकृति गति के तृतीय नियम से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद रखना है कि जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया है। ठीक है, गति के फर्स्ट नियम को ही जड़त्व का नियम कहा गया है। गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा गया है, लेकिन जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था और गति का नियम न्यूटन ने दिया था। कभी कंफ्यूज नहीं होना। प्यारे बच्चों, आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका जड़त्व भी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला देखेंगे, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसका मान सभी स्थानों पर समान होता है। निम्न में से किसका मान सभी स्थानों पर समान होता है? द्रव्यमान, भार, आयतन, सभी। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जस्ट पहले आप लोग को बताया कि द्रव्यमान का मान हमेशा हर जगह पर समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्रव्यमान। नेक्स्ट देखेंगे, कार्य का SI मात्रक क्या है। कार्य का SI मात्रक क्या है? तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि कार्य का SI मात्रक जूल है। ठीक है, पास्कल। पास्कल किसका SI मात्रक है? तो दाब का SI मात्रक पास्कल है। न्यूटन। न्यूटन किसका है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सबको याद होगा कि कार्य का SI मात्रक जूल। नेक्स्ट देखेंगे, शक्ति का SI मात्रक क्या है। शक्ति, पावर, और इसका SI मात्रक क्या है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट, जिसे हम लोग W से सूचित करते हैं। तो शक्ति का SI मात्रक वाट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, कवक द्वारा होने वाले रोग हैं। कवक द्वारा होने वाले रोग है गंजापन, हैजा, क्षय रोग, मलेरिया। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि कवक द्वारा होने वाले रोग गंजापन है। क्या है? गंजापन। तो प्यारे बच्चे, ये टॉप 30 क्वेश्चन था, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, और इस प्रकार के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।